बच्चों ना सिर्फ फिजिक्स में बल्कि डेली लाइफ में भी ये जो दो टाइप की मोशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिसमें से एक है ट्रांसलेशन, जिसको हम ट्रांसलेटरी मोशन भी कह सकते हैं, और दूसरा है रोटेशन, जिसको हम रोटेटरी मोशन भी कह सकते हैं। अब जैसे मान लें कि ये पेन कुछ इस तरीके से यहाँ रखा हुआ है और मैं इसको मूव करा के यहाँ तक लेके आ गया, ठीक है बच्चों। ऑब्वियसली ये एक तरीके का ट्रांसलेटरी मोशन है, बात समझ रहे, एक जगह से दूसरे जगह आ गया तो ये एक टाइप का ट्रांसलेटरी मोशन है। लेकिन अगर मान लें कि ये पेन यहाँ पे है ना बच्चों, ऐसे है, और मैंने इसको ऐसे घुमा दिया, घुमाने का मतलब रोटेट कर दिया, नाम में ही रोटेशन है, ठीक है। रोटेट करके अगर मैं इसको यहाँ तक लेके आ गया, इज इट क्लियर बच्चों, तो इसका जो रोटेशन हुआ है वो कुछ इस तरीके से हुआ है ना। इसको हम कह सकते हैं कि क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ है। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की सुई की दिशा में, बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये रोटेटरी मोशन है, सिंपल है, ये देख के ही आपको पता चल जाएगा। ये जो है ट्रांसलेटरी मोशन है, यहाँ से यहाँ तक गया है, तो इज इट क्लियर। अब चलिए हम देखते हैं ना कि ट्रांसलेशन में और रोटेशन में क्या बेसिक डिफरेंसेस होती हैं, ठीक है, और क्या सिमिलैरिटीज होती हैं। अब बेसिक डिफरेंस तो आपको देख के ही पता चल रहा है, ट्रांसलेशन में चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, लेकिन रोटेशन में वो वहीं पे रहती हैं, बस घूम जाती हैं। इज इट क्लियर। चलिए, तो ट्रांसलेशन में हम डिफाइन करते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं, या फिर अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें, मान लें ये डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हुआ है, इसी डायरेक्शन में हुआ है, तो हम इसको एक्स से भी दिखा सकते हैं, ठीक है। ये जो एस और एक्स है इसको हम कहते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट, क्लियर है। लेकिन बच्चों रोटेशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं, इसको ऐसे थीटा से दिखा सकते हैं। इज इट क्लियर। तो थीटा इज इक्वल्स टू आपका हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आई बात समझ में। ट्रांसलेशन में चीज़ों के पास लीनियर वेलोसिटी होती है, जो v है वो लीनियर वेलोसिटी है, बात समझ रहे हैं बच्चों। जैसे 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। और ये किस तरीके का आपको मिलता है उसको भी लिख लेते हैं। चलिए, तो 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड के टाइप का। लेकिन इसमें आता है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी आता है। एंगुलर वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं ओमेगा से, और ये आएगा कुछ इस तरीके से 30 डिग्री पर सेकेंड, बात समझ आए, 60 डिग्री पर सेकेंड, 90 डिग्री पर सेकेंड। इससे हमको ये पता चलता है कि एक सेकंड में कितना डिग्री रोटेट कर रहा है। या अगर आप चाहें तो इसकी जगह पे रेडियन भी रख सकते हैं, π/6 रेडियन पर सेकेंड, π/2 रेडियन पर सेकेंड। इज इट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आता है एक्सेलरेशन, पता ही होगा आपको, लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसमें आता है बच्चों लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक है, जिसको ए से डिनोट करते हैं। लेकिन इसमें आता है एंगुलर एक्सेलरेशन, और इसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से, क्लियर है बच्चों। और ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये सब की सब वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, यानी इनके पास डायरेक्शन भी होता है। ये आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, जिसको आप एस से डिनोट करें चाहे एक्स से डिनोट करें, है ना, और इसका डायरेक्शन देखना भी बहुत आसान है। आप देख लें इनिशियल पोजीशन कहाँ है, आप देख लें फाइनल पोजीशन कहाँ है, इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से मिला दे, वही लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, बात समझ आई। लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन देखना भी बहुत आसान है। आप देख लें पार्टिकल किधर मूव कर रहा है, तो पार्टिकल इधर जा रहा है ना बच्चों, बात समझ रहे हैं, इधर जा रहा है तो इधर ही लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। चलिए, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन देखना भी बहुत आसान होता है। एक्चुअली F इज इक्वल्स टू होता है m इंटू ए। तो जिधर फोर्स का डायरेक्शन उधर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। तो आप देख लें कि इस पे फोर्स किधर लग रहा है, बात समझ रहे हैं। अगर फोर्स इधर लग रहा होगा तो एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन इधर ही होगा, फोर्स इधर लग रहा होगा तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर की तरफ हो जाएगा। तो फोर्स का डायरेक्शन देख के हम चाहें तो लीनियर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बता सकते हैं। इज इट क्लियर। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा। तो बच्चों यही जो आपको दिख रहा है ना, ये डायरेक्शन नहीं है, ये जो कर्व्ड एरो दिख रहा है आपको, आप बोलेंगे कि सर एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन सर ऐसे होगा क्योंकि ये ऐसे घूम रहा है। तो बच्चों ये चीज़ है वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी को बच्चों ऐसे रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, वेक्टर क्वांटिटी को सीधे तीर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप नहीं कह सकते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो इस तरीके का है, ठीक है, ऐसे कर्व्ड नहीं होता है, डायरेक्शन हमेशा सीधा होता है, बात समझ रहे हैं। जैसे यहाँ पे आपको सीधा दिख रहा है, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन? बहुत ही सिंपल है बच्चों, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट
जब बहुत ही छोटा होता है ना तभी हम उसको वेक्टर लेते हैं। बड़े से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर क्वांटिटी नहीं माना गया है। इसकी वजह क्या है, ये जब हम प्रॉपर रोटेशन पढ़ेंगे उसमें हम देख लेंगे। ठीक है, अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। फिलहाल के लिए बस आप इतना मान लें बच्चों, इतना मान लें कि जैसे मान लें कि ये कोई लाइन है, उसने रोटेट किया है कुछ इस तरीके से, इस तरीके से रोटेट किया है, ऐसे साफ साफ दिख रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो ये जो छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, क्या हम उसको डी थीटा लिख सकते हैं? तो ये जो छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना, इसी को वेक्टर क्वांटिटी मानते हैं हम। आई बात समझ में? यानी थीटा के ऊपर हम वेक्टर का साइन ना लगा के डी थीटा के ऊपर वेक्टर का साइन लगाएंगे। सुन रहे हैं? चलिए, अब रही बात ये कि भाई इसका डायरेक्शन किधर होगा। ठीक है, तो ये आपका जो दाहिना हाथ है ना, उसकी इन 4 उंगलियों को, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में कर्ल करें। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट ऐसे हुआ है ना, तो हम 4 उंगलियों को ऐसे ही कर्ल करेंगे। अरे ऐसे क्लॉकवाइज हुआ है ना, तो 4 उंगलियों को ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएं, क्लॉकवाइज कर्ल करें। इज इट क्लियर? ठीक है, तो जो अंगूठा होगा वो डायरेक्शन बता देगा। अंगूठा कहाँ जा रहा है? अंदर जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इस सिचुएशन में आपके डी थीटा का जो डायरेक्शन है, सुन रहे हैं बच्चों, वो है आपका, जल्दी से बताएं, अंदर की तरफ। अंदर का मतलब हो गया इनवर्ड। ठीक है, लेकिन मान लेते हैं कि अगर कोई लाइन है इस तरीके से, ठीक है, और वो रोटेट करके इधर चला गया, मतलब अब की बार रोटेशन ऐसे हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज हुआ है, घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे डी थीटा का डायरेक्शन किधर होगा? जल्दी बताएं बच्चों। डी थीटा वेक्टर क्वांटिटी हो गई। इसका जो डायरेक्शन होगा ना, ठीक है, उंगलियों को ऐसे कर्ल करें, ऐसे क्लॉकवाइज। तो अंगूठा कहाँ जा रहा है? बाहर। तो बाहर का मतलब हो गया आपका आउटवर्ड। बात समझ आई? अच्छा ठीक है, ये तो आपने उंगलियों को कर्ल करके देख लिया। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जो आज ही नहीं आगे चल के भी बहुत जगह यूज होता है। और ट्रिक ये है कि जो भी चीज़ें एंटी क्लॉकवाइज होती हैं ना, एंटी क्लॉकवाइज चीज़ों का जो इफेक्ट आता है वो जनरली बाहर की तरफ आता है, आउटवर्ड आता है। बात समझ रहे हैं? वो कहाँ आता है? जल्दी बताएं। आउटवर्ड आता है। मतलब आज के लेक्चर में तो इसका खूब भरपेट यूज करेंगे हम। ठीक है, आगे चल के जब हम मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे ना 12th क्लास में, ठीक है, तो तब भी इस कॉन्सेप्ट को मैं खूब यूज करूंगा। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब आउटवर्ड, एकदम रट लें, याद कर ले आप। ठीक है, और क्लॉकवाइज चीजों का जो इफेक्ट आता है वो आता है इनवर्ड। आई बात समझ में? वो आता है इनवर्ड। तो थोड़ा आप ध्यान से देखें तो बच्चों, ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये जो लाइन है वो कैसा रोटेट कर रहा है? क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, इसीलिए डी थीटा का जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड आया है। क्लॉकवाइज का मतलब इनवर्ड। और यहाँ पे जो लाइन है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, इसीलिए डी थीटा का डायरेक्शन आउटवर्ड आया है। तो आप चाहें तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, आप चाहें तो उंगलियों को घुमा के भी देख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको ओमेगा का डायरेक्शन चाहिए तो सेम कॉन्सेप्ट, अगर कोई भी चीज एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, बात समझ रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, जैसे यहाँ पे देख लें, ऐसे ही घूम रहा है ना बच्चों, ऐसे ही घूम रहा है, तो जो ओमेगा का डायरेक्शन होगा वो बाहर की तरफ आएगा। अरे ऐसे घूम रहा है तो हाथ को घुमाए, बाहर की तरफ आया। ठीक है, तो इस केस में जो ओमेगा होगा ना वो ओमेगा भी आउटवर्ड होगा, समझे? और इस केस में जो एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा होगा वो ओमेगा भी कहाँ होगा? इनवर्ड होगा। क्लियर है? अरे भाई ये ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, तो हाथों को ऐसा करेंगे क्लॉकवाइज। ठीक है, ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो अंगूठा अंदर की तरफ आ रहा है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इससे पहले कि हम अल्फा का डायरेक्शन देखें, मैं आपको कुछ चीज़ें और बताना चाहूँगा। अगर आप चाहते हैं कि ट्रांसलेटरी मोशन पे कोई इफेक्ट डालें, जैसे मान लें कि ये पेन जो है अभी फिलहाल रेस्ट में है, अब हमको इसका ट्रांसलेशन कराना है, यहाँ से उठा के यहाँ लेके जाना है, तो हमको फोर्स लगाना पड़ता है। चाहे अगर कोई चीज़ मूव कर रहा है उसको रोकना है तब भी आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी अगर आप चाहते हैं कि ट्रांसलेशन पर कोई इफेक्ट डाला जाए तो उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? जल्दी बताएं बच्चों। फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो लगाना पड़ेगा आपको फोर्स, और आपको तो पता ही है फोर्स जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि रोटेटरी मोशन पे यानी कि रोटेशन पे कोई इफेक्ट डाला जाए, जैसे पेन रेस्ट में है, सुन रहे हैं बच्चों, और आप चाहते हैं कि हम इसको रोटेट करा दें, चाहे कोई चीज़ रोटेट कर रहा है आप चाहते हैं कि उसको रोक दें, तो सिर्फ फोर्स लगाने से काम नहीं चलेगा, आपको टॉर्क लगाना पड़ेगा। हालांकि टॉर्क भी फोर्स की वजह से ही आता है, लेकिन फिर भी दोनों में बहुत डिफरेंस है, वो हम आगे चल के देख लेंगे।
हम देखेंगे बच्चों, कभी कभी नेट फोर्स 0 है लेकिन फिर भी टॉर्क आ रहा है, और कभी कभी नेट फोर्स है लेकिन फिर भी टॉर्क 0 आ रहा है। बात समझ रहे हैं? कोई बात नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। बस इतना याद रखें कि ट्रांसलेशन को अगर आपको ट्रांसलेशन पे अगर आपको इफेक्ट डालना है, फोर्स लगाना पड़ेगा। रोटेशन पे आपको इफेक्ट डालना है, फोर्स से काम नहीं चलेगा, आपको लगाना पड़ेगा टॉर्क, और टॉर्क को डिनोट करते हैं हम टाउ से। बात समझ रहे हैं बच्चों? ऐसे भी कह सकते हैं कि जो रोल ट्रांसलेशन में फोर्स का होता है वही रोल रोटेशन में टॉर्क का होता है। और आज के लेक्चर में इसी को हमको खूब डिटेल में पढ़ना है, ठीक है बच्चों। एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो रोल ट्रांसलेशन में किसी भी चीज के मास का होता है, मास का, ठीक है, ये m जो है वो क्या है बच्चों, जल्दी से बताएं, मास है। वही रोल रोटेशन में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है। अब ये क्या है इसके बारे में हम खूब डिटेल में, चलिए इसके लिए तो मैं एक स्पेशल लेक्चर बना दूंगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, नहीं। लेकिन आज के क्लास में बस इतना समझ लें कि जो रोल ट्रांसलेशन में मास का होता है वही रोल रोटेशन में होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का, जिसको हम डिनोट करते हैं आई से, ठीक है। तो बच्चों अगर हम इक्वेशन की बात करें तो एक इक्वेशन हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, F = m × a, लिखते हैं ना बच्चों। ठीक वैसे ही अगर हम रोटेशन के लिए लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, F की जगह पे रोटेशन में यूज होता है टाउ, टॉर्क, जल्दी बताएं। तो हम लिखेंगे टॉर्क = m की जगह रोटेशन में यूज होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I, तो हम लिखेंगे I, और यहाँ लीनियर एक्सेलरेशन है तो इधर आएगा एंगुलर एक्सेलरेशन I × अल्फा। तो बच्चों अगर आपको इस अल्फा का डायरेक्शन चाहिए ना, तो आपको देखना पड़ेगा टॉर्क किस डायरेक्शन में है। अब जिस डायरेक्शन में टॉर्क होगा उसी डायरेक्शन में अल्फा भी होगा। इन दोनों का डायरेक्शन देखना आसान है, ठीक है। हम देख लेंगे कि अब चीज़ें किस तरीके से मूव कर रही हैं, क्लॉकवाइज मूव कर रही हैं तो डी थीटा हो चाहे ओमेगा हो, दोनों का डायरेक्शन अंदर की तरफ आएगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो दोनों का डायरेक्शन बाहर की तरफ आएगा। लेकिन इसका डायरेक्शन किधर होगा ये जानने के लिए हमको देखना पड़ेगा टॉर्क का डायरेक्शन किधर है, और टॉर्क का डायरेक्शन किधर है ये जानने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा टॉर्क, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ जाए तो बच्चों हमने देखा कि अगर कोई चीज़ रेस्ट में है और उसको आपको ट्रांसलेट कराना है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई चीज़ रेस्ट में है और आपको उसको रोटेट कराना है तो आपको टॉर्क लगाना पड़ेगा। अब टॉर्क के बारे में तो हमको कोई आइडिया है नहीं, ठीक है, तो हम कोई रटा रटा या फॉर्मूला याद ना करके इसको हम खुद से डिराइव करेंगे। हम देखेंगे कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या आना चाहिए, ठीक है, अपने लॉजिक का यूज़ करके, ठीक है। उसके लिए आप मुझको सबसे पहले ये बताएं कि अगर मान लें कि ये एक पेन है ना, और इसको रोटेट कराना है आपको इस पॉइंट के अबाउट। इस पॉइंट के अबाउट का मतलब ये हुआ कि मैंने यहाँ पे इसको ठोक दिया है, हिंज्ड कर दिया है। बात समझ रहे हैं? मतलब ये पूरे का पूरा पेन रोटेट करेगा, ये वाला पॉइंट रेस्ट में रहेगा। ये देखें, अगर आप इसको रोटेट कराते हैं तो ये वाली जगह तो रेस्ट में है ना, ये थोड़े मूव कर रही है, लेकिन बाकी पूरे का पूरा पेन देखें मूव कर रहा है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम इसको पॉइंट ऑफ रोटेशन कह सकते हैं। इसी पॉइंट के अबाउट आप इसको रोटेट करा रहे हैं, इसीलिए हम इसको पॉइंट ऑफ रोटेशन कह सकते हैं। तो चलिए, मैंने आपसे कहा कि आइए और कुछ ऐसा करिए कि ये रोटेट कर जाए। तो आपने क्या किया ना, इसको पकड़ के इधर फोर्स लगाने लगे आप इधर फोर्स, इधर पकड़ के इधर खींचने लगे आप बताएं तो ये पेन रोटेट करेगा क्या? रोटेट करेगा क्या? तो नहीं करेगा। अरे ये कॉमन सेंस है भाई, नहीं रोटेट करेगा ये, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर आप कोई ऐसा रॉड है, ठीक है, जिसमें ये है आपका पॉइंट ऑफ रोटेशन, चलिए इसको हम O से दिखा देते हैं, और आपने यहाँ पे फोर्स लगाया है, ऐसे ही फोर्स लगा रहे हैं ना बच्चों, ऐसे पकड़ के खींच रहे हैं आप इधर की तरफ, तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं और इधर फोर्स लगा रहे हैं। बात समझ रहे हैं? तो इस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। हम जिस पॉइंट पे फोर्स लगाते हैं उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। क्लियर है? चलिए इस पॉइंट को हम सिंपल A से दिखा देते हैं। बात समझ आई? तो ये रोटेट नहीं करेगा, अभी अभी आपने देखा। इसका मतलब ये हुआ कि टॉर्क इस पे आप नहीं लगा पाए हैं, क्योंकि अगर आप टॉर्क लगा देते तो ये जरूर रोटेट कर जाता। बात समझ रहे हैं बच्चों? रोटेशन नहीं हुआ, इसका मतलब आप टॉर्क नहीं लगा पाए हो। फोर्स लगाने के बावजूद भी आप शायद इस पर टॉर्क नहीं लगा पाए हैं, इसीलिए ये रोटेट नहीं करे। और शायद नहीं बच्चों, कंफर्म है कि आप टॉर्क नहीं लगा पाए हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इस केस में टॉर्क नहीं लगा है, ठीक है। अब आपने क्या किया कि इसको पकड़ के खींचने के बजाय अब आप इसको दबाने लगे, इधर फोर्स लगाने लगे। आप फिर समझ रहे हैं कि ये रोटेट नहीं करेगा। आप बात समझ रहे हैं? ऐसे फोर्स लगाने से रोटेट नहीं करेगा। तो देखते हैं, अगर आपके पास एक रॉड है जिसमें आपको इस रॉड को इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कराना है, तो ये हो गया पॉइंट ऑफ रोटेशन।
और आप इस तरीके से फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, बात समझ रहे हैं। मान लीजिए कि आपने यहाँ पे ऐसे फोर्स लगाया है, पकड़ के आप इसको दबा रहे थे ना बच्चों, ऐसे फोर्स लगाया है, अभी भी ये रोटेट नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी आप टॉर्क नहीं लगा पाए हैं। लेकिन बच्चों अगर आपने फोर्स इस तरीके से लगा दिया, ऐसे ध्यान से देखें, ऐसे फोर्स लगा दिया, देखें रोटेट कर गया ये बात समझ रहे हैं, ऐसे तो रोटेट कर गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक ऐसा रॉड ले लें, ठीक है, एक ऐसा रॉड ले लें जिस रॉड को आपको इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कराना है और इस पॉइंट पे आपको फोर्स लगाना है और फोर्स आपने इस तरीके से लगा दिया, बात समझ रहे हैं, तो ये रॉड रोटेट कर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब शायद आप टॉर्क लगा पाए हैं, और शायद नहीं, कंफर्म आप टॉर्क लगा पाए हैं, तभी ये रोटेट कर रहा है। यानी इन दोनों सिचुएशन में टॉर्क नहीं लग रहा है, लेकिन इस सिचुएशन में टॉर्क लग रहा है। देखें अभी हमको कुछ खास आइडिया नहीं है टॉर्क के बारे में, इतना तो हम फील करके बता ही सकते हैं, ठीक है, कि कोई चीज़ रेस्ट में हो और अगर रोटेट ना करे, ठीक है, रेस्ट में है और वो रोटेट ना करे, इसका मतलब टॉर्क नहीं लग रहा है। और कोई चीज़ रेस्ट में है और वो रोटेट करने लगे, इसका मतलब उस पर टॉर्क लग गया है। इतना तो हम कह ही सकते हैं। तो एक और कंक्लूजन निकालते हैं कि कब टॉर्क नहीं लगता है और कब टॉर्क लगता है, ठीक है। तो ध्यान से सुने, अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाला एक वेक्टर ड्रॉ करें ना बच्चों, बात समझ रहे हैं, तो ये क्या है बताएं, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए विथ रेस्पेक्ट टू ओ, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ रोटेशन, ठीक है। और इसको अगर हम आर कह दें, आई बात समझ में, ठीक उसी तरीके से यहाँ भी कर लेते हैं और इसको हम कह देते हैं आर, यहाँ भी ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं और इसको हम कह देते हैं आर। तो क्या कंक्लूजन निकला? कंक्लूजन ये निकला कि अगर फोर्स आर के पैरेलल हो चाहे एंटी पैरेलल हो, पैरेलल का मतलब हुआ सेम डायरेक्शन में और एंटी पैरेलल का मतलब हुआ ऑपोजिट डायरेक्शन में, बात समझ रहे हैं, टॉर्क नहीं लगता है। ये बहुत बड़ा कंक्लूजन है बच्चों, बहुत बड़ा कंक्लूजन है ये, कि अगर फोर्स आर के ही डायरेक्शन में हो चाहे आर के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो टॉर्क नहीं लगता है। ये हमने प्रैक्टिकल करके भी देख लिया, इज इट क्लियर, और थियोरिटिकल भी समझ लिया कि आर और एफ अगर सेम लाइन के अलॉन्ग हो तो टॉर्क नहीं लगता है। तो टॉर्क लगता कब है? तो जब आर और एफ एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तब टॉर्क लगता है और चीजें रोटेट करती हैं। सही है। चलिए एक और काम करते हैं, हम ना तिरछा फोर्स लगाते हैं। ये देखें तिरछा फोर्स लगाया मैंने, दिखा आपको, ऐसे तिरछा फोर्स लगाया तब भी तो ये रोटेट कर रहा है। अरे तिरछा भी फोर्स लगा देंगे तो देखे रोटेट कर गया ये। इज इट क्लियर? तो बच्चों तिरछा फोर्स लगाने से ही क्यों रोटेट कर गया, चलिए समझते हैं। तो ये रहा आपका रॉड, ठीक है, यहाँ पे आपने फोर्स ऐसे तिरछा लगाया है, आप ऐसे बनाए चाहे आप यहाँ से बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और इस पॉइंट के अबाउट आपको रोटेट कराना है ना बच्चों, तो इसको पकड़ के से खींचेंगे तो ऑब्वियसली ये रोटेट तो करेगा ही। आई बात समझ में? ठीक है, तो समझते हैं कि ये क्यों रोटेट कर रहा है। तो सबसे पहले आर ड्रॉ कर लें, ये है हमारा आर, और ये जो फोर्स लगाया आपने, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और मान लेते हैं कि ये वाला एंगल थीटा। तो आप जल्दी से बताएं तो आर और एफ के बीच का एंगल कितना है, जल्दी से सोच के बताएं। आर और एफ के बीच का एंगल कितना है? 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पे आप हो जाते हैं गलत बच्चों, आर और एफ के बीच का एंगल थीटा है। और कैसे चेक करते हैं? एक का जब हेड रहे और दूसरे का टेल रहे तब थोड़े एंगल देखा जाता है। एंगल देखा जाता है जब दोनों का टेल एक जगह हो चाहे दोनों का हेड एक जगह हो। तो चलिए इस आर को उठाइए, आर को उठा के ले आके यहाँ रखिए, तो बताइए सिचुएशन कैसा होगा। आर आ गया इधर, एफ आ गया इधर, अरे इसको उठा के ला के यहाँ रख दो भाई, तो ऐसे ही आएगा ना। ये हो गया आपका आर और ये हो गया आपका एफ, और यही वाला एंगल थीटा है। तो आर और एफ के बीच का एंगल थीटा ही है बच्चों। अरे समझ रहे हो? बहुत बढ़िया। अब सुनो ध्यान से, ये क्यों रोटेट किया था? रोटेट इसलिए किया था क्योंकि इस फोर्स का दो इफेक्ट आएगा, दो कंपोनेंट आएगा। एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा एफ कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा एफ साइन थीटा। इसमें भी कोई डाउट है क्या? थीटा की तरफ घूमेंगे तो कॉस लिखेंगे, दूर जाएंगे तो साइन लिखेंगे, हैं? यानी इस फोर्स को तो अब आपने तोड़ दिया, अब ये फोर्स तो रहा ही नहीं। बात समझ? तोड़ दिया, दो फोर्सेस में तोड़ दिया आपने। 100 रुपये का छुट्टा करा लिया, 50 और 50 के दो नोट अब आपके पास है। अब वो 100 का नोट गायब हो गया है, ठीक है। तो ये फोर्स खत्म, इन दोनों फोर्सेस में टूट गया है। अब बताएं तो इसको रोटेट कराने के लिए ये वाला फोर्स रेस्पॉन्सिबल है कि ये वाला फोर्स रेस्पॉन्सिबल है? आप बिल्कुल आराम से बता सकते हैं कि ये वाला फोर्स रेस्पॉन्सिबल है। तो तिरछा फोर्स लगाने से क्यों रोटेट हुआ था बच्चों? क्योंकि इसका एक इफेक्ट आ जाएगा आर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और वही वाला जो इफेक्ट है, वही वाला जो कंपोनेंट है, इसको रोटेट करा देगा।
तो एक बार फिर से बताएं, इसके रोटेशन में किस फोर्स का योगदान है? क्या इस कंप्लीट फोर्स का योगदान है? तो जी नहीं, इसके उस कंपोनेंट का योगदान है जो आर के परपेंडिकुलर आ रहा है। यानी रोटेशन में सिर्फ यही वाला फोर्स काउंट किया जाएगा, ये वाला तो बर्बाद हो जाएगा। अभी अभी हमने देखा कि अगर फोर्स आर के पैरेलल हो जाए वो रोटेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। बात समझ रहे हैं बच्चों? तो रोटेशन में चूंकि सिर्फ इसी फोर्स का योगदान है, इसका मतलब हुआ कि टॉर्क में भी सिर्फ इसी फोर्स का योगदान आएगा। आई बात समझ में? चलिए अब हम टॉर्क का फॉर्मूला डिराइव करते हैं, ठीक है? तो बच्चों हम किसी भी चीज़ पे जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उसका ट्रांसलेशन उतना ही अच्छा होगा, अच्छे से एकदम स्मूथली ट्रांसलेट करेगा वो। जैसे सिंपल एक एग्जांपल ले ले कि कोई बक्सा है, उसको एक आदमी पकड़ के खींच रहा है, तब बताएं ज़्यादा अच्छे से वो ट्रांसलेट करेगा कि दो आदमी अगर पकड़ के खींचे तब ज़्यादा अच्छे से ट्रांसलेट करेगा? तो ऑब्वियसली आप बोलेंगे दो आदमी खींचेगा तो और अच्छे से ट्रांसलेट करेगा, इजीली ट्रांसलेट करेगा वो। अरे ट्रांसलेट करने का मतलब हुआ कि मतलब मूव करना। बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये हुआ ना कि फोर्स जितना ज़्यादा होगा, ट्रांसलेशन यानी ट्रांसलेटरी मोशन उतना ही अच्छा होगा। इज इट क्लियर बच्चों? तो सिमिलरली हम ये भी तो कह सकते हैं कि टॉर्क जितना ज़्यादा होगा रोटेशन उतना ही अच्छा होगा, रोटेशन उतना ही अच्छा होगा। अरे बात समझ रहे हैं आप? इज इट क्लियर? या ये भी कह सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि अच्छा रोटेशन हो तो टॉर्क ज़्यादा लगाना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं कि अच्छा ट्रांसलेशन हो तो फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। इज इट क्लियर? चलिए ध्यान से समझना बच्चों, ध्यान से समझना। एक बात बताओ, इस फोर्स को अगर हम बढ़ाते हैं तो ये और अच्छे से रोटेट करेगा कि खराब से रोटेट करेगा? तो बच्चों और अच्छे से रोटेट करेगा। मान ले कि कोई 10 न्यूटन का फोर्स लगा कर रोटेट कर रहा है और कोई 20 न्यूटन का फोर्स लगा कर रोटेट कर रहा है, तो 20 न्यूटन वाले केस में ये और अच्छे से रोटेट करेगा, बढ़िया से एकदम। बात समझ रहे हैं? तो बच्चों हम कह सकते हैं कि ये वाला फोर्स जितना ज़्यादा रोटेशन भी उतना ही अच्छा, और अगर रोटेशन अच्छा तो टॉर्क ज़्यादा। इसका क्या मतलब हुआ कि ये वाला फोर्स ज़्यादा तो टॉर्क भी ज़्यादा, जितना ज़्यादा ये वाला फोर्स लगाएंगे टॉर्क भी उतना ही ज़्यादा होगा। इसका मतलब हुआ कि टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ साइन थीटा। बात समझ में आई आपको? अरे जितना ज़्यादा ये फोर्स लगाएंगे उतना ही अच्छे से रोटेट करेगा, यानी उतना ही ज़्यादा टॉर्क लग रहा है इसके ऊपर, ठीक है? तो चूंकि फोर्स ज़्यादा और टॉर्क भी ज़्यादा, इसका मतलब हुआ टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। और कौन सा वाला फोर्स? एफ साइन थीटा, क्योंकि यही रेस्पॉन्सिबल है टॉर्क के लिए। इतना समझ में आया? वेरी गुड बच्चों। अब ध्यान से सुनना। मान लो कि आपने 10 न्यूटन का फोर्स यहाँ लगाया, आपने 10 न्यूटन का फोर्स यहाँ लगाया और आपने 10 न्यूटन का फोर्स यहाँ लगाया है। बात समझ रहे हैं? कब ज़्यादा अच्छे से रोटेट करेगा ये, या तीनों टाइम सेम तरीके से रोटेट करेगा? ठीक है? तो अगर आप ये प्रैक्टिकली फील ना कर पा रहे हो ना, तो इसका जवाब आपके घर में है। कोई भी दरवाज़ा, मान ले कि ये कोई गेट है, समझ रहे बच्चों? दरवाजा ऐसे ही खुलता है ना, ठीक है? आपके घर में होगा, तो आप एक काम करेंगे, दरवाज़ा खोलिएगा पहले यहाँ फोर्स लगा के, ठीक है? यहाँ फोर्स लगा के खोलिएगा, और फिर आप थोड़ा यहाँ फोर्स लगा के खोलिएगा, और फिर यहाँ फोर्स लगा के खोलिएगा। बात समझ रहे हैं? देखिएगा कब ये ज़्यादा आसानी से खुलता है। तो साफ साफ आप महसूस कर पाएंगे कि जब आप यहाँ फोर्स लगाएंगे ना तो ज़्यादा अच्छे से रोटेट करेगा ये, और यहाँ फोर्स लगाएंगे तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा। छोड़ो यार दरवाज़ा, चापाकल देखा होगा आप लोगों ने, आपके घर में होगा चाहे आसपास होगा। बात समझ रहे हैं? तो चापाकल जो होता है ना, मान लें अभी ऐसे ही बना देते हैं, चापाकल में कुछ इस तरीके से उसका, ठीक है? और जैसे हो यार ऐसे ऐसे होता है, तो हम कहाँ पकड़ के रोटेट कराते हैं? ऑब्वियसली हम रोटेट कराते हैं। अरे इसको पकड़ के रोटेट ही कराते हैं। कहाँ पकड़ के? यहाँ पकड़ के रोटेट कराते हैं। थोड़ा कभी यहाँ पकड़ के रोटेट, छोड़ो से गोल क्यों बना दिया हमने, सीधा ही कर देते हैं, ठीक है? यहाँ पकड़ के आप रोटेट कराते हैं। कभी बच्चों ना तुम यहाँ पकड़ के थोड़ा रोटेट कराने की कोशिश करना, बहुत मुश्किल होगा। बात समझ रहे हैं? चापाकल का ये जो हैंडल है, यहाँ पकड़ के रोटेट कराने की कोशिश करना बहुत मुश्किल होगा। बात समझ रहे हैं? तो दरवाजे के केस में भी हम ये जो इसको तो हालांकि एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं, ठीक है? ठीक है? इसी के अबाउट नाच रहा है ना, ये एक तरीके का एक्सिस है, ये इसी के अबाउट नाच रहा है ये। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के जितना करीब आके फोर्स लगाएंगे ना, रोटेशन उतना ही खराब होगा, आप ये महसूस कर सकते हैं। इसीलिए जो कुंडी होती है, कुंडी ही बोलेंगे ना, या हैंडल जो भी होता है दरवाजे का, समझ रहे हैं, वो साइड में लगाया जाता है, एकदम दरवाजे के साइड में यहाँ, क्योंकि यहाँ से
खोलने में चाहे बंद करने में आसानी होगी, यानी दरवाजे को रोटेट कराने में आसानी होगी। नहीं, अदरवाइज अगर कुंडी यहाँ लगा दिया जाए तो आप समझ रहे हैं कि इसको खोलना बंद करना कितना मुश्किल हो जाएगा, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा खोलने के लिए भी और बंद करने के लिए भी। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला बच्चों कि हम इस पॉइंट से जितना दूर फोर्स लगाएंगे ना, ये उतने अच्छे से रोटेट करेगा। यानी रोटेशन अच्छा हो रहा है, इसका मतलब टॉर्क ज़्यादा लग रहा है। बात समझ रहे हैं? इसका क्या मतलब हुआ कि आर जितना ज़्यादा होगा रोटेशन उतना अच्छा, इसका मतलब टॉर्क भी उतना ही ज़्यादा। यानी आर ज़्यादा तो टॉर्क ज़्यादा, इसका मतलब टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर भी होगा। आई बात समझ में? अब दोनों को आप मिला दें, जल्दी से मिला दें। तो आर एफ साइन थीटा आ गया, एक साथ रख देते हैं। ठीक है बच्चों, अब क्या है कि जब हम इसको यहाँ से हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाते हैं, आप जानते हैं? तो चलिए वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के लगा देते हैं, आर एफ साइन थीटा। और बच्चों मैंने आपसे पहले भी कहा था कि पहली बार जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला डिराइव कर रहे होते हैं, नहीं, पहली बार जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख रहे होते हैं तो के की वैल्यू को हम 1 लेते हैं। तो यहाँ भी हम ले लेंगे, हेयर के इज इक्वल्स टू कितना, 1। न्यूटन्स सेकंड लॉ में भी हमने देखा था, जब F इज इक्वल्स टू ma हम निकाल रहे थे, हमने वर्क का जब खुद से डिराइव किया था, याद है? तो वहाँ भी हमने के इज इक्वल्स टू 1 लिया था। आज पहली बार हम टॉर्क डिराइव कर रहे हैं तो यहाँ भी के इज इक्वल्स टू हम लेंगे 1। इसका मतलब ये हुआ कि जो टॉर्क का फॉर्मूला आएगा वो आर एफ साइन थीटा आएगा। आर क्या है? तो ये वाला पोजीशन वेक्टर। बात समझ रहे हैं? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, अगर हम इसको ए कह दे तो, है ना? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ रोटेशन, अगर हम इसको ओ कह दे तो। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो आर क्या है बच्चों, जल्दी बताएं। तो इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। एफ क्या है? एफ क्या है? तो जो फोर्स आपने लगाया था, यही है ना बच्चों, जो आपने फोर्स लगाया था। और थीटा क्या है? तो थीटा है आर और एफ के बीच का एंगल। ठीक है, तो ध्यान से सुनना बच्चों, अगर ये कोई वेक्टर ए है और ये कोई वेक्टर बी है, समझ रहे हैं? कोई वेक्टर बी है और बीच का एंगल थीटा है, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना आता है? जल्दी बताएं, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना होता है? तो ए बी साइन थीटा नहीं होता है क्या? तो सेम चीज तो यहाँ भी है, ये आर है, ये एफ है, और ये आर और एफ के बीच का एंगल थीटा है, और यहाँ पे लिखा हुआ आर एफ साइन थीटा। तो कहीं ना कहीं ये आर क्रॉस एफ का मैग्नीट्यूड है। इज इट क्लियर बच्चों? तो इसी चीज को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें ना, तो हम आराम से लिख सकते हैं आर क्रॉस एफ, क्योंकि आर एफ साइन थीटा जो होता है वो आर क्रॉस एफ का ही मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने टॉर्क का फॉर्मूला डिराइव कर लिया। हाँ बच्चों, हालांकि एक चीज़ जो है वो क्लियर नहीं हो पाई होगी आपकी शायद, कि हम इसको आर क्रॉस एफ ही क्यों लिखेंगे, हम इसको एफ क्रॉस आर भी तो लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिख सकते हैं। और इसका जवाब जो है आप खुद ढूंढने की कोशिश करें। ठीक है, ये मेरी तरफ से एक क्वेश्चन रहा आपके लिए कि हमने इसको एफ क्रॉस आर क्यों नहीं लिखा, आर क्रॉस एफ क्यों लिखा। ठीक है, अदरवाइज आप बोलेंगे तो मैं कभी आपको ये बता दूंगा, लेकिन अभी हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अभी आप बस इतना ही मान लें कि आर एफ साइन थीटा को हम आर क्रॉस एफ ही लिखते हैं। ठीक है बच्चों? ठीक है, तो इस तरीके से हमने टॉर्क का फॉर्मूला डिराइव कर लिया। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री हो, ठीक है, इसका मतलब हुआ कि आर और एफ एकदम सेम डायरेक्शन में हो, तो टॉर्क कितना आ जाएगा? तो आर एफ साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो ये हो जाएगा 0, यानी टॉर्क 0। यानी आर और एफ अगर सेम डायरेक्शन में हो तो टॉर्क नहीं लगेगा, वो आपने यहाँ देख लिया था। आर और एफ सेम डायरेक्शन में टॉर्क नहीं लग रहा था। अरे बात समझ रहे हैं? ठीक उसी तरीके से अगर थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो, यानी कि आर हो इधर और एफ हो इधर, सॉरी एफ हो इधर, आर और एफ एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, तो जो टॉर्क लिखेंगे आर एफ और साइन 180 डिग्री, और आप जानते हैं साइन 180 डिग्री की वैल्यू भी 0 होती है, तो यहाँ पे जैसे ही हम 0 रखेंगे टॉर्क 0 आ जाएगा। वो तो आपने प्रैक्टिकली देख लिया था कि आर और एफ अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो रोटेट नहीं कर रहा था, इसका मतलब टॉर्क 0 था, थियरेटिकली भी आ गया। ठीक उसी तरीके से अगर मान लें कि थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हो, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हो, मतलब आर हो इधर और एफ हो मान लेते हैं इधर। ठीक है, तो उस केस में अगर आपसे टॉर्क पूछा जाए तो आर इंटू एफ इंटू साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो आर इंटू एफ आएगा, सिंपल।
अरे बात समझ रहे हैं, कितना आएगा बच्चों? तो R इंटू एफ आएगा। क्लियर है? तो आप चाहें तो इसको याद भी रख सकते हैं, बिल्कुल याद रखना यार, रख नहीं सकते हैं बिल्कुल याद रखना, ये तीनों केस याद रखना कि फोर्स और आर अगर सेम डायरेक्शन में नो टॉर्क, ऑपोजिट डायरेक्शन में नो टॉर्क, लेकिन अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तब टॉर्क आता है। और कितना आता है? तो सिंपल आप एफ और आर को मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए एफ और आर को मल्टीप्लाई कर देने से आपको डायरेक्ट टॉर्क मिल जा रहा है। अरे जल्दी बताएं बच्चों, याद रखोगे आर इंटू एफ या एफ इंटू आर, लेकिन कब? जब थीटा 90 डिग्री हो तब। लेकिन थीटा कुछ और हो, जैसे 60 डिग्री हो, आर और एफ के बीच का एंगल 60 डिग्री हो, तब हमको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। नहीं, आर एफ और साइन 60 डिग्री आपको लिखना पड़ेगा। तो अगर इतना क्लियर है तो हम आगे बढ़ें, और आगे बढ़ के हम ये देखेंगे कि टॉर्क का मैग्नीट्यूड तो हम बड़ी आसानी से निकाल ले रहे हैं। सुन रहे हैं बच्चों? बड़ी आसानी से निकाल रहे हैं आर एफ साइन थीटा करके, ठीक है। लेकिन इसका डायरेक्शन कैसे पता करेंगे? बात समझ रहे हैं? तो चलिए हम इसका डायरेक्शन देख लेते हैं, और मेरे ख्याल से इतना आपको क्लियर होगा। और अभी तक सिर्फ हमने यही देखा है कि टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो आर एफ साइन थीटा होता है, मैग्नीट्यूड की बात करें तो, और वेक्टर फॉर्म में देखें तो आर क्रॉस एफ होता है। बढ़ते हैं आगे बच्चों। यहाँ पे दो सिचुएशन है जिसमें एक रॉड को आपको रोटेट कराना है ना, और एक बार फोर्स इधर लग रहा है और एक बार फोर्स इधर लग रहा है। तो आपको साफ साफ देख के पता चल रहा होगा कि अगर आप इधर फोर्स लगाएंगे तो ये ऐसे रोटेट करेगा और ऐसे ही रोटेट करेगा, लेकिन अगर आप पकड़ के इधर खींचेंगे तो ये ऐसे रोटेट करेगा। यानी ये वाला जो रोटेशन है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है बच्चों। घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में ये रोटेट कर रहा है, लेकिन ये वाला जो रोटेशन है वो आपका क्लॉकवाइज रोटेशन है। बात समझ रहे हैं? अभी हमको सिर्फ टॉर्क का डायरेक्शन देखना है, ठीक है। मैग्नीट्यूड तो हम देख लेंगे ना आर एफ साइन थीटा करके, बस हमको ये थीटा पता रहना चाहिए, ठीक है बच्चों। ये थीटा पता रहेगा तो हम आर एफ साइन थीटा करके मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। डायरेक्शन देखना और बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है बच्चों डायरेक्शन देखना, ठीक है। देखते हैं कैसे। हमको टॉर्क चाहिए और टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन देखने हमको आता है, दाहिने हाथ को कुछ इस तरीके से करते हैं, ठीक है बच्चों। और आर के डायरेक्शन में इन चार उंगलियों को रखते हैं, तो चार उंगलियां इधर की तरफ, और एफ की तरफ इसको मोड़ना होता है। एफ कहाँ है? ऊपर है ना, तो ऐसे मुड़ेगा ये। अरे बच्चों मेरे, आर है इधर और एफ है इधर, यही वाला सिचुएशन है ना, आर इधर एफ इधर। तो आर को एफ की तरफ मोड़े, अंगूठा किधर? बाहर की तरफ आया। यानी इस केस में टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा आउटवर्ड होगा। इस केस की बात करें तो जो टॉर्क का डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा? आउटवर्ड। बात समझ रहे हैं? क्योंकि जब हमने आर क्रॉस एफ किया तो बाहर आ रहा है। सुन रहे हैं? चलिए इस केस में चेक करके देख लेते हैं। तो आर किधर है? इधर की तरफ है, और एफ का है नीचे है। तो नीचे तो मेरी उंगलियां मुड़ने से रही, लेकिन मैं अपने हाथ को ऐसे तो कर सकता हूँ ना, ताकि चारों उंगलियां जो है वो आर के डायरेक्शन में रहे और मैं इसको एफ की तरफ मोड़ पाऊँ। बच्चों ध्यान से सुनो, आर देखो इधर है और एफ इधर है, तो आर को एफ की तरफ मोड़ेंगे, अंगूठा अंदर की तरफ आ रहा है। इसका मतलब टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा वो अंदर होगा, इनवर्ट होगा। इस केस में टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा वो कहाँ होगा? इनवर्ट होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर बार बार मतलब ये हाथ मोड़ना पड़ेगा क्या है? तो जी नहीं बच्चों, बिल्कुल नहीं। आप बस इतना देख लेंगे ना, इतना देख लेंगे कि जो फोर्स है, फोर्स तो आपको दिखाई देगा ही कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। वो जो फोर्स है वो इस चीज को, जो भी है, रॉड है, कुछ भी हो सकता है, ये फिलहाल के लिए रॉड है, वो इस चीज को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है कि क्लॉकवाइज घुमा रहा है? बात समझ रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मतलब फोर्स लगाने के बावजूद भी हम नहीं घुमा पाते हैं। अब जैसे मान लो कि इस दीवार पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन ये दीवार कहाँ घूम रहा है? अरे घूम रहा है क्या? पिलर के अबाउट घूम रहा है क्या? नहीं घूम रहा है। तो जब भी कोई फोर्स किसी भी चीज को, ठीक है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज घुमाए या घुमाना चाहे, मतलब इसकी मर्जी चलेगी तो ये इसको एंटी क्लॉकवाइज ही ना घुमाएगा, है? तो टॉर्क हमेशा बाहर की तरफ आएगा। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि याद रखना, एंटी क्लॉकवाइज चीज़ों का इफेक्ट बाहर की तरफ आता है। अरे जल्दी बताओ, एंटी क्लॉकवाइज चीज़ों का इफेक्ट कहाँ आता है? बाहर की तरफ, ठीक है। और जब भी कोई फोर्स किसी भी चीज़ को क्लॉकवाइज घुमाना चाहे या घुमाए, बात समझ रहे हैं? मतलब घुमाए या घुमाना चाहे, कहाँ? क्लॉकवाइज, तो टॉर्क का डायरेक्शन अंदर की तरफ आएगा। और ये भी मैंने आपसे कहा था कि क्लॉकवाइज चीज़ों का इफेक्ट अंदर की तरफ आता है। इज इट क्लियर बच्चों? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। जो 6 डायरेक्शंस होती है ना बच्चों, 6 डायरेक्शंस दिख रही हैं,
उसमें से ये होता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। आपकी तरफ का मतलब हुआ बाहर, आउटवर्ड, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, और अंदर की तरफ नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। क्लियर है बच्चों? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो आउटवर्ड आ रहा है इसको हमको मतलब प्लस माइनस से दिखाना है। जनरली बच्चों ऊपर वाले को हम प्लस से दिखाते हैं, नीचे वाले को माइनस से, ऐसे ही दिखाते हैं। इधर वाले को प्लस से दिखाते हैं, इधर वाले को माइनस से। अरे बोलो बच्चों, ठीक उसी तरीके से बाहर वाले को ना, नहीं पहले तो सिर्फ इससे और इससे काम चल जाता था, लेकिन अब अंदर बाहर भी हमको अब देखना पड़ेगा। तो बाहर वाले को हम पॉजिटिव मानेंगे और अंदर वाले को क्या मानेंगे? नेगेटिव मानेंगे। यानी हम बोल देंगे कि जब भी कोई फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा तो उसका टॉर्क बाहर आएगा और इसको हम मानेंगे पॉजिटिव। बाहर के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं, क्या दिक्कत है? ठीक है। और जब भी कोई फोर्स किसी चीज को क्लॉकवाइज घुमाना चाहे हैं तो उसका टॉर्क अंदर की तरफ आएगा और इसको हम मान लेते हैं नेगेटिव। बिल्कुल याद रखना, ये याद रखोगे बच्चों। तो क्या अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं? बच्चों यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको आपको इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कराना है और आपने इस पॉइंट पे ऐसे फोर्स लगाया है तिरछा, है ना। और ऑब्वियसली आर और एफ के बीच का एंगल आपको थीटा भी दिख रहा है और हमने फोर्स के दो कंपोनेंट लिए हैं, ठीक है। एक इधर की तरफ एफ कॉस थीटा, इधर की तरफ एफ साइन थीटा, है ना। और आप जानते हैं कि इस केस में अगर आप टॉर्क लिखेंगे तो आर एफ साइन थीटा लिखेंगे। अभी हमने डिराइव भी किया था, ठीक है। अब एक काम करते हैं, आर को अलग करते हैं और एफ साइन थीटा को एक साथ रखते हैं। अब आप मुझको बताएं कि क्या आपको इस फोटो में कोई ऐसा वेक्टर नजर आ रहा है जिसका मैग्नीट्यूड आर है? तो आप बोलेंगे हाँ सर नजर आ रहा है। वो कौन सा है? तो वो ये वाला वेक्टर है, ये वाला वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड आर है। फिर मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या इस फोटो में आपको कोई ऐसा वेक्टर नजर आ रहा है जिसका मैग्नीट्यूड एफ साइन थीटा है? तो आप बोलेंगे कि हाँ नजर आ रहा है, ये वाला वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड एफ साइन थीटा है। और ये दोनों वेक्टर्स कैसे वेक्टर्स है बच्चों? तो एक दूसरे का परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। और बच्चों वैसे भी हमने क्रॉस प्रोडक्ट में देखा था कि क्रॉस प्रोडक्ट हम तभी करते हैं जब हमको दो ऐसे वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने की जरूरत होती है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। और टॉर्क में हमको आर और एफ एक दूसरे के परपेंडिकुलर वाला ही चाहिए होता है। देखा था ना बच्चों, टॉर्क तभी लगता है जब आर और एफ एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। अरे बात समझ रहे हैं? चलिए कोई बात नहीं है। यहाँ हमको ये समझना था कि अगर हम आर लेंगे ना बच्चों, अगर हम आर लेंगे तो हम एफ का वो कंपोनेंट लेते हैं जो आर के परपेंडिकुलर हो। और ये हम पहले से भी जानते थे, लेकिन एक बार फिर से लिख लेते हैं। एफ साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं कि कंपोनेंट ऑफ, ठीक है, एफ परपेंडिकुलर टू आर। सिंपल सी बात है। अगर आप आर लीजिएगा तो वो फोर्स लीजिएगा जो आर के परपेंडिकुलर हो। इज इट क्लियर? चलिए अब हम यहाँ पे आते हैं। सेम डायग्राम को मैंने यहाँ बनाया है, लेकिन यहाँ पे मैं फोर्स का कंपोनेंट ना तोड़ के आर का कंपोनेंट तोड़ना चाहूँगा, ठीक है। तो आर का एक कंपोनेंट चलिए इधर फोर्स के डायरेक्शन में हम तोड़ेंगे और एक फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। बात समझ रहे हैं बच्चों? अरे फोर्स ऐसा ही है ना, है। तो आर का कंपोनेंट तोड़ना है तो एक फोर्स के डायरेक्शन में, यही तो है फोर्स का डायरेक्शन, और एक फोर्स के मतलब फोर्स का डायरेक्शन ये है तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। तो फोर्स के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट टूटेगा वो कुछ इस तरीके से टूटेगा। अरे बात समझ रहे हैं? आप इसके टिप से, आर के टिप से जिस डायरेक्शन में भी आपको कंपोनेंट तोड़ना होता है उस डायरेक्शन पे आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है, ठीक है। अब अगर ये वाला एंगल थीटा है सॉरी, तो ये वाला एंगल भी तो थीटा होगा। और बच्चों अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी तो थीटा होगा। अरे बात समझ रहे हैं? ये आपका मतलब जैसे ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल लाइन है ना, और ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो आप जानते हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये इक्वल होता है। इज इट क्लियर? ठीक है, वेरी गुड। अब आप आर का कंपोनेंट तोड़े। आर का कंपोनेंट जो इधर टूटेगा वो हो जाएगा आपका आर कॉस थीटा सॉरी, और आर का कंपोनेंट जो इधर टूटेगा जो कि मतलब फोर्स के परपेंडिकुलर है ना बच्चों, वो आ जाएगा आपका आर साइन थीटा। क्योंकि इधर तोड़ने का मतलब हुआ आप थीटा की सॉरी बच्चों, इधर तोड़ने का मतलब हुआ आप थीटा की तरफ घूम रहे हैं और इधर तोड़ने का मतलब हुआ आप इस थीटा से दूर जा रहे हैं, तो आर साइन थीटा। तो यहाँ पे भी हम वही लिखेंगे ना, टाउ इज इक्वल्स टू आर एफ साइन थीटा। ये तो फॉर्मूला ही होता है, लेकिन अब की बार ना हम एफ को अलग रखते हैं और आर साइन थीटा को एक साथ रखते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको इस पूरे फोटो में कोई ऐसा वेक्टर नजर आ रहा है जिसका मैग्नीट्यूड एफ है, तो आप बोलेंगे कि हाँ है, वो ये वाला वेक्टर है ना बच्चों, ये वाला वेक्टर है।
और कोई ऐसा वेक्टर नजर आ रहा है जिसका मैग्नीट्यूड r sin थीटा है, तो आप बोलेंगे हाँ, और वो ये वाला वेक्टर, ये देखा आपने, बात समझ रहे हैं। तो बताएं ये कौन सा वेक्टर है, ये कौन सा r है, तो ये वो r है जो f के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप f को लेते हैं ना, तो आप कंपोनेंट ऑफ r परपेंडिकुलर टू f लेंगे। बात समझ रहे हैं, मतलब समझने वाली बात इतनी सी है कि कोई किसी भी एक वेक्टर को आप पकड़ लें, तो दूसरे वेक्टर का आप वो कंपोनेंट लेंगे जो पहले वेक्टर के परपेंडिकुलर है। जैसे अगर आपने r को ले लिया, तो आप f का वो कंपोनेंट लेंगे जो r के परपेंडिकुलर है, या फिर अगर आप f को ले लेते हैं तो r का वो कंपोनेंट लेंगे जो f के परपेंडिकुलर है। बात समझ रहे हैं, किसी एक को पकड़ें तो दूसरे के उस कंपोनेंट से आप मल्टीप्लाई करें जो पहले वाले के परपेंडिकुलर आ रहा है। ठीक है, इसका एप्लीकेशन हमको मिलता है जब कभी भी हम टॉर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह करते हैं, तो इसका एप्लीकेशन हमको मिलता है। आज के लेक्चर में हम बस इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, और आगे चल के कभी अगर इसका एप्लीकेशन मिलेगा तो मैं आपको याद दिलाऊंगा। ठीक है, आज हम टाइम वेस्ट नहीं करते इसके ऊपर क्वेश्चंस करके। ठीक है, हम डायरेक्ट उसके ऊपर आ जाते हैं जिसकी अभी हमको ज़रूरत है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ जाएं हम। बच्चों यहाँ पे ये एक रॉड है और इस पे कुछ इस तरीके से फोर्स लग रहा है, मतलब दो फोर्सेस लग रही हैं, सेम अमाउंट की भी और सेम डायरेक्शन में भी, है ना। और ये इसका सेंटर है, रॉड का सेंटर है, और रॉड के सेंटर से r डिस्टेंस की दूरी पे ये वाला फोर्स भी लग रहा है, और r डिस्टेंस की दूरी पे ये वाला भी फोर्स लग रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि F नेट कितना है, नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स कितना होगा, तो ऑब्वियसली दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रही हैं। अरे जल्दी बताएं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 2F हो जाएगा, ये सेम डायरेक्शन में F प्लस F 2F, है ना। और चलिए ऊपर के डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लेते हैं, तो आंसर आपका प्लस में ही रह जाएगा अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में भी देखना चाहें तो। अरे बात समझ रहे हैं, अरे इसको क्या लिखेंगे आप, प्लस F, इसको भी क्या लिखेंगे, प्लस F लिखेंगे, क्योंकि ऊपर के डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव मान लिया है। तो प्लस F प्लस प्लस F 2F ही हो जाएगा। चलिए हमको चेक करना है टॉर्क कितना आ रहा है, नेट टॉर्क कितना आ रहा है। तो सबसे पहले इस फोर्स का टॉर्क देखते हैं, है ना बच्चों। तो देखें ध्यान से, R और F जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड सिंपल R इंटू एफ आता है। अभी देखा था हम लोगों ने, अरे आता है ना बच्चों, R इंटू एफ। तो इस वाले फोर्स का टॉर्क कितना होगा, तो वो होगा R इंटू एफ, क्योंकि R और F एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। और हम टॉर्क किसके अबाउट देख रहे हैं, इस सेंटर के अबाउट देख रहे हैं। बात समझ रहे हैं, इस सेंटर के अबाउट टॉर्क देख रहे हैं। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि टॉर्क अबाउट पॉइंट O, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इस फोर्स का जो टॉर्क आ रहा है वो R इंटू एफ आ रहा है, क्योंकि दोनों के बीच के एंगल 90 डिग्री और डायरेक्शन किधर। तो अभी अभी हमने देखा कि जो फोर्स किसी भी चीज़ को क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करे, ठीक है, वो टॉर्क अंदर की तरफ आता है, यानी कि नेगेटिव, अंदर के डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेते हैं। बोले जल्दी। और जो टॉर्क किसी भी चीज़ को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करे, वो टॉर्क बाहर की तरफ आता है, देखा था ना। और बाहर का मतलब हो गया पॉजिटिव। आप जल्दी से बताएं, इस पॉइंट के अबाउट ये वाला जो फोर्स है इस रॉड को कैसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में ना घुमाने की कोशिश कर रहा है बच्चों। अरे जल्दी बताएं, अगर आप इसको पकड़ कैसे खींचेंगे तो रॉड ऐसे ही ना घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। और जो फोर्स किसी चीज़ को एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है उसका टॉर्क पॉजिटिव लेते हैं हम, तो ये प्लस में आ जाएगा। अब आते हैं इस फोर्स का टॉर्क देखते हैं। तो बच्चों इस फोर्स का भी टॉर्क जो होगा वो R इंटू एफ ही होगा, क्योंकि यहाँ भी R और F एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। लेकिन ये वाला जो फोर्स है वो इस रॉड को क्लॉकवाइज घुमाएगा बच्चों। अगर हम इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है, इस रॉड को रोटेट कराना चाहें और फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएं, तो ऑब्वियसली ये वाला जो फोर्स है रॉड को ऐसे ही घुमाएगा ना, इस तरीके से, और ये क्लॉकवाइज है। और जब भी फोर्स किसी भी चीज़ को क्लॉकवाइज घुमाता है तो उसका टॉर्क आता है अंदर की तरफ, यानी कि नेगेटिव। जल्दी बताएं, तो हमने लिखा यहाँ पे माइनस। अब बताएं तो टॉर्क कितना हो गया, 0 हो गया। यानी ये वो सिचुएशन है जिस सिचुएशन में नेट फोर्स तो लग रहा है लेकिन नेट टॉर्क 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसलेशन तो होगा लेकिन रोटेशन नहीं होगा। और बच्चों हम समझ सकते हैं, ये देखें, ये एक रॉड आपको दिख रहा है, रॉड दिख रहा है आपको। अब चलिए मान लीजिए कि मैंने अपने दोनों अंगूठे से, है ना, दिख रहा होगा, चलिए इस अंगूठे से भी और इस अंगूठे से भी, दोनों अंगूठे से मैं 10 न्यूटन का फोर्स ऊपर लगा रहा हूँ, तो क्या होगा, वो ऐसे ही जा रहा है ना बच्चों। अरे बात समझ रहे हैं, ठीक है।
10 न्यूटन का फोर्स लगाऊं तो ऐसे ही जाएगा। अब आपको क्या लग रहा है, इस रॉड का ट्रांसलेशन हो रहा है कि रोटेशन हो रहा है? तो सिर्फ ट्रांसलेशन हो रहा है ना बच्चों। कोई रोटेशन आपको दिख रहा है क्या रॉड में? नहीं दिख रहा है। तो थियोरेटिकली भी प्रूफ हो गया कि इस सिचुएशन में टॉर्क जीरो है, इसका मतलब रोटेशन नहीं होगा। लेकिन नेट फोर्स जीरो नहीं है, नेट फोर्स है, नेट फोर्स है बच्चों, इसीलिए ट्रांसलेशन होगा नहीं, क्योंकि फोर्स जो होता है वो ट्रांसलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है और टॉर्क जो होता है वो रोटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब हम आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे अगर मैंने आपसे पूछा कि एफ नेट कितना है, नेट फोर्स कितना है, तो नेट फोर्स यहाँ पे जीरो हो जाएगा, क्योंकि जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स नीचे, नेट फोर्स जीरो। और वैसे भी अगर ऊपर के डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लें तो नीचे के डायरेक्शन को हमको नेगेटिव मानना पड़ेगा। तो इस फोर्स को अगर हम प्लस एफ लिख रहे हैं तो इस फोर्स को क्या लिखना पड़ेगा बच्चों? माइनस एफ लिखना पड़ेगा ना, और नेट फोर्स आपका जीरो हो जाएगा। और इस कॉम्प्लिकेशन में आप क्यों जाएंगे? आपको तो साफ साफ दिख रहा होगा कि किसी चीज पे अगर ऊपर भी 10 न्यूटन का फोर्स, नीचे भी 10 न्यूटन का फोर्स, तो नेट फोर्स जीरो। यानी बच्चों यहाँ पे ना ट्रांसलेशन नहीं होने वाला है, क्योंकि नेट फोर्स जीरो आ गया। तो जब फोर्स नहीं है तो ट्रांसलेशन भी नहीं होगा। अब हम टॉर्क चेक करते हैं इस पॉइंट ओ के अबाउट, ठीक है। चलिए तो जल्दी से बताएं, इस फोर्स का जो टॉर्क होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो R इंटू एफ होगा। अभी अभी हमने देखा था कि R और F अगर परपेंडिकुलर तो सिंपल R इंटू एफ होता है, लेकिन ये वाला जो फोर्स है वो इस रॉड को ऐसे घुमाएगा, ऐसे ही ना घुमाएगा। और ये क्या है बच्चों? तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पॉजिटिव आता है। सही है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पॉजिटिव आता है। अब देखते हैं इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले ये बताएं कि इसके टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो R और F यहाँ भी परपेंडिकुलर है, यानी R इंटू एफ होगा। और इस पॉइंट के अबाउट ये वाला जो फोर्स है वो इस रॉड को ऐसे घुमा रहा है ना बच्चों, ये बात समझ रहे हैं? ऐसे घुमाएगा, ऐसे। और ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, ध्यान से देखें, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। अगर आप इसको यहाँ से पकड़ के खींचते हैं तो ये रॉड एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगा, यानी ये भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है और ये भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है, यानी इसका भी टॉर्क जो होगा वो पॉजिटिव आएगा और आंसर आ जाएगा +2RF। आप बताएं तो क्या टॉर्क जीरो है? जी नहीं, यहाँ टॉर्क जीरो नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ भाई? टॉर्क जीरो नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ कि रोटेशन होगा, रोटेशन होगा, मतलब रोटेशन जो है वो होगा। अब ये हम समझ लेते हैं कि हो क्या रहा है, ठीक है। जैसे सिंपल ये पेन ले लेते हैं, ठीक है बच्चों, दिख रहा है पेन आपको मेरे ख्याल से? हाँ दिख ही रहा होगा। अब मैंने ये ध्यान से देखें, इस उंगली से इधर फोर्स लगाऊंगा और इस उंगली से इधर फोर्स लगाऊंगा, ठीक है। ऐसा ही ना हो रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है। तो देखिए इस पेन के साथ क्या होगा, देखें ये पेन क्या हो रहा है, रोटेट ही तो कर रहा है। ध्यान से देखें, इससे इधर और इससे इधर फोर्स लगाऊंगा तो रोटेट ही तो कर रहा है सिर्फ, ना ही ये पेन इधर जा रहा है, ना ही ये पेन इधर जा रहा है, ना ही ये पेन आगे पीछे कहीं नहीं जा रहा है, अपनी जगह पे ही है और बस रोटेट कर रहा है, बस रोटेट कर रहा है। क्योंकि आप अगर ध्यान से देखें, ठीक है, तो जितना फोर्स इस उंगली से मैं इधर लगा रहा हूं उतना ही फोर्स इस उंगली से मैं इधर लगा रहा हूं। बात समझ रहे हैं? किसी भी बॉटल को जब आप खोलते हैं ना, एक्चुअली आप यही वाला काम कर रहे होते हैं। जैसे ये देखें, इसको पकड़ा मैंने, अरे सुन रहे हैं, अब इस उंगली से फ्रिक्शन के जरिए फोर्स मैं इधर लगाता हूँ, ऐसे ही ना लगाता हूँ बच्चों, ये देखें इधर है ना, और इस उंगली से इधर फोर्स लगाता हूँ, ठीक है। हमेशा बॉटल को खोलने के लिए आपको 2 उंगलियाँ चाहिए होती हैं। 2 उंगलियाँ इसलिए चाहिए होती हैं कि आप 2 फोर्स लगा सकें, ठीक है। तो ये पकड़ा आपने और ऐसे किया, तो इससे आपने इधर फोर्स लगाया, इससे आपने इधर फोर्स लगाया, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो बॉटल का ढक्कन है वो ना ही इधर जा रहा है, ना ही इधर जा रहा है, ना ही ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं नहीं जा रहा है, अपनी जगह पे ही है, लेकिन बस रोटेट कर रहा है, बस रोटेट कर रहा है। बात को समझ रहे हैं आप? अरे जल्दी बताइए, देखें रोटेट कर रहा है सिर्फ, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस पर नेट फोर्स जीरो है तो ट्रांसलेशन नहीं होगा इसका, लेकिन टॉर्क के होने की वजह से रोटेशन तो होगा ना, ठीक है। तो ये बच्चों हल्का फुल्का आइडिया है, ठीक है। एक बहुत ही डीप और क्लियर अंडरस्टैंडिंग है टॉर्क के बारे में। लेकिन ऐसा नहीं है कि टॉर्क में हमको बस इतना ही पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें और पढ़नी है, लेकिन हमको बस आइडिया चाहिए था कि टॉर्क होता क्या है, ठीक है। और वो आइडिया हमको मिल चुका है। तो एक काम करते हैं, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जिसका यूज अभी हमको 12th क्लास में 2 जगह मिलने वाला है, ठीक है, मैग्नेटिज्म में भी और अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी, ठीक है। और वो है फोर्स कपल का कॉन्सेप्ट या कपल ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए देखते हैं बच्चों, अगर हम फोर्स कपल या कपल ऑफ फोर्स की बात करें तो ये तो नाम से ही क्लियर है कि फोर्स होना चाहिए और कपल का मतलब होता है जोड़ा,
मतलब दो फोर्स होना चाहिए, ठीक है। तो किस तरीके के की दो फोर्सेस को हम फोर्स कपल कहते हैं उसको समझते हैं। फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम होना चाहिए, डायरेक्शन में जस्ट ऑपोजिट होना चाहिए, सुन रहे हैं, और दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मान लें कि ये कोई रॉड है और उस पर कुछ इस तरीके से फोर्स लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, दोनों F और F है। बताइए फोर्स कपल है? नहीं है, क्योंकि मैग्नीट्यूड में तो दोनों सेम है, लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट होना चाहिए था ना। यहाँ तो डायरेक्शन सेम दिख रहा है, तो ये फोर्स कपल नहीं है। और जल्दी जल्दी बताएं बच्चों, और जल्दी बताएं, एक इधर की तरफ लग रहा है F1 और एक इधर की तरफ लग रहा है F2, ये बताएं तो फोर्स कपल है कि नहीं? ये भी नहीं है, ठीक है। डायरेक्शन ऑपोजिट है तो अच्छा है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम थोड़े है, ये भी फोर्स कपल नहीं है। बात समझ रहे हैं? चलिए कुछ और भी देखते हैं, इसके बारे में बताएं, इसके बारे में बताएं। मान लें कि एक फोर्स ऐसे ऊपर लग रहा है F, और एक फोर्स यहाँ लग रहा है इस तरीके से F, मतलब ये थोड़ा कम दूरी पे है, ये थोड़ा ज़्यादा दूरी पे है। जल्दी से बताएं फोर्स कपल है कि नहीं, हाँ या ना, जल्दी बोलें, ठीक है। तो ये फोर्स कपल है क्योंकि बस मतलब तीन कंडीशंस को फुलफिल करे ये। एक तो मैग्नीट्यूड इक्वल, तो वो दिख रहा है, डायरेक्शन अपोजिट, वो भी दिख रहा है, एक ऊपर एक नीचे, कहाँ लग रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, और लाइन ऑफ एक्शन जो होना चाहिए ना वो डिफरेंट होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये किस लाइन के अलॉन्ग लग रहा है, इस लाइन के अलॉन्ग, और ये किस लाइन के अलॉन्ग लग रहा है, तो इस लाइन के अलॉन्ग। अब ये वाला लाइन और ये वाला लाइन अलग अलग लाइन है ना, पैरेलल होना चाहिए ऑब्वियसली, लेकिन अलग अलग होना चाहिए, तो ये फोर्स कपल है बच्चों। बात समझ रहे हैं? अच्छा इसके बारे में बताएं, तो इसके बारे में बताएं कि एक फोर्स लग रहा है यहाँ पे F और एक फोर्स लग रहा है यहाँ पे F, बताएं ये फोर्स कपल है कि नहीं, हाँ या ना, जल्दी। तो बच्चों ये नहीं है, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, बिल्कुल, डायरेक्शन भी ऑपोजिट है, ये तो और बढ़िया है, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन दोनों का सेम आ गया। अगर मैं पूछूं कि ये फोर्स किस लाइन के अलॉन्ग लग रहा है, तो इस लाइन के अलॉन्ग, और ये वाला फोर्स भी उसी लाइन के अलॉन्ग, तो इसीलिए ये कपल ऑफ फोर्स नहीं है, ठीक है। अब लास्ट ये बता दें बच्चों, ये बता दें, एक फोर्स लग रहा है इधर की तरफ और एक फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, ऐसे लग रहा है, ये F है और ये F है, और हम मान के चलेंगे कि ये पैरेलल है दोनों, ठीक है, एक दूसरे के जस्ट पैरेलल है, मतलब पैरेलल नहीं बोलेंगे, एंटी पैरेलल बोल सकते हैं, लेकिन ये दोनों लाइंस पैरेलल है। अब जल्दी बताएं तो ये फोर्स कपल है कि नहीं, या कपल ऑफ फोर्स है कि नहीं, तो ये है, क्योंकि ये तीनों चीज़ों को फुलफिल कर रहा है। मैग्नीट्यूड में भी दोनों फोर्स सेम, डायरेक्शन भी जस्ट ऑपोजिट आपको दिख रहा होगा, और दोनों का लाइन ऑफ एक्शन भी अलग अलग है। तो पहचानने तो आ गया ना कि फोर्स कपल कब हम कहते हैं, कब दो फोर्सेस को हम फोर्स कपल कहते हैं। क्लियर है? तो चलिए हम देखते हैं फोर्स कपल की वजह से नेट फोर्स कितना लगता है और नेट टॉर्क कितना लगता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ जाएं। बच्चों यहाँ आपको एक ये रॉड दिख रहा होगा, सही है, इस पर दो फोर्सेस लग रही हैं, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन में अपोजिट है, तो हम इन दोनों फोर्सेस को फोर्स कपल कह सकते हैं। ठीक है, अब क्या है ना कि हमने एक ऐसा पॉइंट कंसीडर किया जिसके अबाउट हम सब कुछ देखना चाहते हैं, मतलब इस पे कितना टॉर्क लग रहा है ये हम इसी पॉइंट के अबाउट देखना चाहते हैं, यहीं पे ऑब्जर्वर खड़ा है। बात समझ रहे हैं? चलिए अच्छा है। सबसे पहले तो हम फोर्स देखेंगे कि एफ नेट कितना लग रहा है। तो बच्चों ध्यान से बताएं, अगर इस फोर्स को आप प्लस एफ लिखेंगे तो इस फोर्स को आप क्या लिखेंगे? ऑब्वियसली माइनस एफ लिखना होगा आपको। अरे बात समझ रहे हैं ना? इसको अगर आप, चलिए वेक्टर फॉर्म में ही लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है। इसको अगर आप प्लस एफ लिखते हैं तो इसको क्या लिखना होगा? इसको तो माइनस एफ लिखना होगा ना, नेगेटिव डायरेक्शन में है। अरे इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना। हम जानते हैं कि दो फोर्सेस या दो वेक्टर्स अगर मैग्नीट्यूड में इक्वल हो और डायरेक्शन में ऑपोजिट हो तो वो एक दूसरे की नेगेटिव वेक्टर्स होती हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं है। इसको हमने लिख लिया प्लस एफ, तो उसको हम लिखने वाले हैं माइनस एफ, और मिला जुला के ये जीरो वेक्टर। तो एक बात हमेशा याद रखना, कपल ऑफ फोर्स के केस में नेट फोर्स हमेशा जीरो आता है, आना भी चाहिए, मैग्नीट्यूड में इक्वल डायरेक्शन में ऑपोजिट। तो चलिए टॉर्क की बात करेंगे हम, टाउ नेट कितना हो रहा है इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इस फोर्स की वजह से देख लेते हैं। आर क्रॉस एफ होता है ना बच्चों, आर क्रॉस एफ होता है ना, और इसके अबाउट देखना है तो हम क्या लिखेंगे? आर क्रॉस एफ, यानी कि आर बी क्रॉस एफ का मतलब हो गया एफ। बहुत ही सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस फोर्स का टॉर्क देखेंगे तो यहाँ भी हम करेंगे आर क्रॉस एफ। तो इसके लिए आर कौन सा है? आर ए है। इज इट क्लियर बच्चों? अरे ये आर ए क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ,
बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो आर ए एंड क्रॉस एफ की जगह पे बच्चों हम सिर्फ एफ थोड़े लिखेंगे, हम माइनस एफ लिखेंगे ना। एकदम वेक्टर फॉर्म में जब हम लिख रहे हैं तो सब साइन वाइन को कंसीडर करेंगे। इज इट क्लियर? अभी क्या है ना कि इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो कॉमन हो जाएंगी, जैसे एफ और एफ है तो वो कॉमन हो जाएगा। तो याद रखना, कॉमन लेके कभी भी तुम आगे मत रख देना, क्योंकि एफ अगर पीछे है तो एफ पीछे ही रहेगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में आप जानते हैं कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए जो होता है वो सेम नहीं होता है। तो बच्चों देखें, एफ यहाँ भी पीछे है और यहाँ भी पीछे है, तो जब भी एफ कॉमन होगा तो वो पीछे ही रहेगा। तो बच्चों जल्दी से बताएं, अगर आप एफ कॉमन ले लेंगे तो आपको इसमें क्या मिलेगा? तो आपको इसमें मिलेगा आर बी, और इसमें क्या मिलेगा? तो माइनस आर ए, यही तो मिलेगा, आर बी माइनस आर ए। एंड क्रॉस एफ को आपने कॉमन ले लिया है कुछ इस तरीके से। अब इस ट्रायंगल को आप ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से देखें, तो आप साफ साफ कह सकते हैं कि दिस प्लस दिस दोनों सेम ऑर्डर में दिख रही है ना, इज इक्वल्स टू दिस। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ लिख सकते हैं कि आर ए प्लस आर बी ए। बच्चों ये तो समझ रहे हैं ना कि ये पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए है, ये वाला वेक्टर बी का पोजीशन ए के रेस्पेक्ट में। वेरी गुड। तो दिस प्लस दिस यानी कि आर ए प्लस आर बी ए इज इक्वल्स टू दिस, यानी कि आर बी। अगर हम इस आर ए को उधर लेके चले जाएं तो आर बी ए इज इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा आर बी माइनस आर ए, यानी कि आर बी माइनस आर ए की जगह पे हम आर बी ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस आर बी माइनस आर ए की जगह पे क्या हम लोग आर बी ए लिख दें? तो आर बी ए क्रॉस एफ, ये मिला हमको कितना? नेट टॉर्क आर बी ए क्रॉस एफ। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ ना कि टॉर्क में इस पॉइंट को आपने कहाँ लिया है, बात समझ रहे हैं? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा टॉर्क में। ये पॉइंट आप यहाँ ले, चाहे यहाँ ले, चाहे यहाँ ले, चाहे यहाँ ले, क्योंकि इसमें कहीं ओ का जिक्र है ही नहीं, बी का जिक्र है, ए का जिक्र है और इस एफ का जिक्र है, बस। बच्चों बात समझ रहे हैं? चलिए एक काम करते हैं, हम ना इस वाले एंगल को थीटा मान लेते हैं, यानी जो आर बी ए आपको दिख रहा है, अरे जल्दी बताएं, ठीक है, उसके और एफ के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। इज इट क्लियर बच्चों? वेरी गुड। तो अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं? आर बी ए, ठीक है, आर बी ए का जो भी मैग्नीट्यूड आएगा, और एक काम और कर लेते हैं बच्चों, लगे हाथों, हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो सेपरेशन है वो सिंपल आर है। तो आर बी ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा जल्दी से बताएं तो? अगर हम आर बी ए के मैग्नीट्यूड की बात करें तो सिर्फ आर ही लिखेंगे ना। अच्छा छोड़े, एक मिनट, घबराए नहीं आप। अगर आपको टॉर्क का मैग्नीट्यूड लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे आर बी ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है, इंटू एफ का मैग्नीट्यूड। अरे ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा होता है ना, वही लिखने जा रहे हैं। आर बी ए का मैग्नीट्यूड इंटू एफ का मैग्नीट्यूड और इंटू साइन और आर बी और एफ के बीच का एंगल जो कि हमने थीटा लिया इस तरीके से, और आर बी ए का मैग्नीट्यूड आर है। जल्दी बताएं, तो हमने टॉर्क इज इक्वल टू लिख लिया आर एफ साइन थीटा। ये आपको ध्यान में रखना होगा, जिसमें आर क्या है, ठीक है, तो आर सिंपल उन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है, जिन दो पॉइंट्स पे फोर्स लग रहा है। इज इट क्लियर बच्चों? एक यहाँ फोर्स लग रहा है, एक यहाँ फोर्स लग रहा है, तो ये जो आर है वो क्या है? इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है। देखिए ये जो प्रूफ है ये बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, इसका कोई यूज नहीं है। जो रिजल्ट है उसको हमको याद रखना है, ठीक है। और वैसे भी अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, फाइनल रिजल्ट हम थोड़ी देर में देखेंगे, आप टेंशन ना ले, ठीक है। तो आप जल्दी से एक बार फिर से बता दें, आर क्या है? तो आर है उन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस जिन दो पॉइंट्स पे फोर्स लगा है, ठीक है। एफ क्या है? ठीक है, तो एफ है फोर्स का मैग्नीट्यूड। अरे कपल ऑफ फोर्स है तो आप इसका मैग्नीट्यूड ले चाहे इसका मैग्नीट्यूड ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैग्नीट्यूड में तो दोनों सेम है। और ये थीटा क्या है भाई? तो इस आर और एफ के बीच का एंगल है, ठीक है। अब जो रिजल्ट हमको याद रखना है उस रिजल्ट के ऊपर हम आते हैं, ठीक है बच्चों। एक काम करिए, चलिए हम ये प्रूफ कर चुके हैं तो इन लोगों को मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि वैसे भी इसका कोई यूज तो था नहीं, वो तो कहीं अब हमको मिलने नहीं जा रहा है, तो मिटा देता हूँ। एक काम करते हैं, हम कुछ इस तरीके से ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब ये है आर, ये है आर, ठीक है, और ये है थीटा, तो ऑब्वियसली ये भी है थीटा। और हम जानते हैं कि थीटा के सामने वाला जो साइड होता है उसके साथ हम साइन यूज करते हैं, यानी कि ये वाला जो साइड लेंथ होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो जाएगा आर साइन थीटा, और थीटा से सटा हुआ जो साइड होता है वो होता है आर कॉस थीटा। कुछ बात समझ आई बच्चों?
वेरी गुड। अब इस टॉर्क को हम चाहें तो लिख सकते हैं F इंटू आर साइन थीटा। जल्दी बताएं, लिख सकते हैं ना, F इंटू आर साइन थीटा। अब इस फोटो को ध्यान से देखो और आप बताएं कि आर साइन थीटा आपको कहाँ दिख रहा है। तो आर साइन थीटा आपको ये दिख रहा होगा, दिख रहा है। अब ये क्या है, तो आप कह सकते हैं कि ये फोर्स और ये फोर्स जिस लाइन के अलोंग लग रहा है, ये फोर्स और ये फोर्स जिन दो लाइंस के अलोंग लग रहा है, उन लाइंस के बीच का डिस्टेंस है ये। अरे बात समझ रहे हैं, ये कौन सा डिस्टेंस है? तो आपको नहीं लग रहा है इस लाइन और इस लाइन के बीच का डिस्टेंस है? जल्दी बताएं, ठीक है। तो हम क्या लिखने वाले हैं, ध्यान से सुनना। हम लिखने वाले हैं F इंटू या फोर्स इंटू, F का मतलब क्या हुआ भाई, F का मतलब हुआ फोर्स। एकदम याद रखना, बस इसी चीज़ को आपको याद रखना है, बाकी ये डेरिवेशन याद रखने की जरूरत नहीं है। जो रिजल्ट अभी आएगा उसी को याद रखना है। यही रिजल्ट हमको आगे चल के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी और मैग्नेटिज्म में भी मिलने वाला है, ठीक है। चलिए, तो ये F क्या है भाई, तो फोर्स है। और ये R साइन थीटा क्या है, तो R साइन थीटा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऑब्वियसली परपेंडिकुलर ही है भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। इस फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है, इस लाइन के अलोंग लग रहा है ये, और इस फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है उसी के बीच का तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इसी चीज को हमको याद रखना है। तो हम लोग आराम से लिखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। इज इट क्लियर बच्चों? तो यही रखना है आपको याद। दो बातें, नेट फोर्स हमेशा जीरो होगा कपल ऑफ फोर्स की वजह से, और टॉर्क कितना होगा, टॉर्क कितना होगा, तो टॉर्क आता है, पहले फोर्स ले लेंगे, जो भी फोर्स होगा तो फोर्स का मैग्नीट्यूड में आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फोर्स का मैग्नीट्यूड में आप मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, तो जो दो फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है, उन फोर्सेस के वो जो फोर्सेस हैं वो जिस लाइन के अलोंग लग रही हैं, ठीक है, उन लाइंस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको मिल जाएगा टॉर्क। आई बात समझ में? तो क्या अब हम आगे बढ़ें, और आगे क्या बढ़े बच्चों, मुझे ऐसा लग रहा है कि 12th क्लास के लिए टॉर्क इतना काफ़ी है। 11th में ऑब्वियसली बहुत कुछ और भी टॉर्क में देखना होगा हमको, लेकिन 12th के लिए इतना काफ़ी है। इतना अगर आपने जान लिया है तो टॉर्क से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। आई बात समझ में? तो चलिए फिर हम अपने मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, है ना। और उसमें हम देखेंगे टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलिए, थैंक यू।